चलिए, गुड मॉर्निंग। एक नया स्टैंडर्ड शुरू करते हैं जिसका नाम है SA 500। देखिए, जितने भी 500 सीरीज़ है, 500 सीरीज़ में अपने कुछ 10-11 स्टैंडर्ड हैं। 500, 501, 505, 510, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, टोटल 11 स्टैंडर्ड्स हैं। ये 11 के 11 स्टैंडर्ड्स बात करते हैं एविडेंस के बारे में, कि हमें एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है और उस एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स लगाना है। तो ये 11 के 11 स्टैंडर्ड्स इंक्लाइंड है टूवर्ड्स ऑडिट एविडेंस। मतलब सिर्फ इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि हमें एविडेंस कुल मिला के कैसे ऑब्टेन करना है और उस एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर्स लगाना है। तो पहला स्टैंडर्ड शुरू कर रहा हूँ मैं SA 500, जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। बेसिक स्टैंडर्ड है, जनरल बातें करता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला समझते हैं कि 500 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करना है और परफॉर्म करना है। इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरीके से परफॉर्म करना है कि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल पाए। देखिए, ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने हैं, परफॉर्म करने हैं। डिज़ाइन करेंगे तभी तो उसको परफॉर्म करेंगे ना। तो पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे। इस कदर परफॉर्म करेंगे कि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल सके, और एविडेंस मिलेंगे तभी तो ओपिनियन दे पाएंगे। तो ये 500 का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, फिर मीनिंग क्या है ऑडिट एविडेंस की। तो ऑडिट एविडेंस एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको ऑडिटर यूज़ करता है अपना कंक्लूजन बनाने के लिए। तो ऑडिट एविडेंस वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको ऑडिटर यूज़ करता है अपना कंक्लूजन बनाने के लिए। इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी हो सकता है या अदर इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज़ करता है अपना बेसिस बनाने के लिए, अपना कंक्लूजन बनाने के लिए। इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी हो सकती है या अदर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अच्छा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब वही है, जर्नल एंट्रीज, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉस्ट शीट, लेजर, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आती है। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब मिनट्स, कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर, क्रेडिटर्स या मैनुअल्स, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स। तो देखिए, ऑडिट एविडेंस की इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी हो सकती है या अदर इन्फॉर्मेशन में भी हो सकती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वही जर्नल एंट्रीज, लेजर, कॉस्ट शीट, स्प्रेडशीट, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, ये सारी चीज़ें आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट होता है। अदर इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो भी मीटिंग्स होती है उसका मिनट्स बुक हम लोग पढ़ लें, या कोई कन्फर्मेशंस ले लें डेटर से, क्रेडिटर से, या इंटरनल कंट्रोल्स का अपना मैनुअल्स। अच्छा, फिर एविडेंसेस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है नेचर के बेसिस पे, एक होता है सोर्स के बेसिस पे। एक होता है नेचर के बेसिस पे, एक होता है सोर्स के बेसिस पे। नेचर में आपका आता है विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। नेचर में आपका आता है विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। सोर्स में आता है आपका इंटरनल, एक्सटर्नल। विजुअल मतलब आंखों देखा, ओरल मतलब कानों सुना, डॉक्यूमेंट्री मतलब आप वहाँ पे फिजिकली पेपर्स को एग्जामिन कर रहे हो। सोर्स का मतलब है इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो क्लाइंट के प्रेमाइस से ही ओरिजिनेट हो रहा है, और एक्सटर्नल का मतलब वो बाहर से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट सेल करता है, तो सेल बिल कौन फाड़ता है? अकाउंटेंट। सेल बिल कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है। तो वो सेल बिल, वो सेल इनवॉइस आपके क्लाइंट के प्रेमाइस से ही ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये इंटरनल एविडेंस हो गया। लेकिन हम परचेज करते हैं, तो परचेज बिल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? सप्लायर से। परचेज बिल ओरिजिनेट हो रहा है सप्लायर से, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। नेचर में कौन सा ज़्यादा रिलायबल है? डॉक्यूमेंट्री। सोर्स में कौन सा ज़्यादा रिलायबल है? एक्सटर्नल, ठीक है। बट एक्सटर्नल का एक्सेप्शन है कि अगर जो एक्सटर्नल पार्टी है वो अगर रिलेटेड पार्टी है, तो ऐसे केस पे फिर हमें उसके इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाएगा। देखिए, एविडेंसेस नेचर और सोर्स के बेसिस पे आपके डिफरेंशिएटेड हैं। नेचर में विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। सोर्स में इंटरनल, एक्सटर्नल। नेचर में कौन सा ज़्यादा रिलायबल है? डॉक्यूमेंट्री। सोर्स में एक्सटर्नल। बट एक्सटर्नल का एक्सेप्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केस में फिर वो उसमें हमें रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद टॉपिक आता है कि एविडेंसेस हमारे रेलेवेंट भी होने चाहिए और रिलायबल भी होने चाहिए। एविडेंस हमारे रेलेवेंट भी होने चाहिए, रिलायबल भी होने चाहिए।
रेलेवेंट का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मुझे P&L का एरिया चेक करना है तो डेफिनेटली मैं P&L के ही एक्सपेंसेस इनकम को चेक करूँगा। मुझे बैलेंस शीट आइटम, अगर आप मुझे बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। मुझे अगर P&L का एरिया चेक करना है कि कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने इनकम है, प्रॉफिट सही से निकला नहीं निकला, तो अगर आप मुझे बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दोगे तो मेरे लिए इररेलेवेंट है। ठीक है। दूसरा है रिलायबिलिटी। आपका एविडेंस रिलायबल भी होना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद पेज नंबर 10 पे आइएगा। आपकी बुक से ही मैं करा रहा हूँ, पेज नंबर 10, रिलायबिलिटी। एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इन 5 केसेस में। एविडेंसेस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इन 5 केसेस में। अगर वो एविडेंस हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रहा है, उस पर लगा हुआ कंट्रोल इफेक्टिव है, ऑडिटर उसको डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है। 5 केसेस हैं, अगर ये 5 केसेस होते हैं तो एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। 5 केसेस क्या क्या हैं? वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, उस पर लगा हुआ कंट्रोल इफेक्टिव है, डायरेक्टली ऑडिटर उसको ऑब्टेन कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, फोटोकॉपी वगैरह पे नहीं है। एविडेंस कैसे होनी चाहिए? सफिशिएंट भी होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी में अच्छे होने चाहिए, एप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी में अच्छे होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी में अच्छे होने चाहिए और एप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी में अच्छे होने चाहिए। फिर कुछ 2-3 मिसलेनियस पॉइंट्स है कि कभी कभी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी एविडेंस का काम करती है। कभी कभी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी एविडेंस का काम करती है। जैसे से सपोज आपका क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है या कोई लिमिटेशन लगा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे ही नहीं रहा है, तो ये भी एक एविडेंस है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने बनाया होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने बनाया होता है। अब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? लॉयर्स, CS। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशंस भी हमें देखना होता है, बट उसके लिए हमें मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स जो भी हैं उनके काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, उनका कॉम्पिटेंस चेक करना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ओके। उसके बाद है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैं डिसाइड करूँगा, जो मुझे डिसाइड करवाएगा कि एविडेंस ज़्यादा लेने हैं कि एविडेंस कम लेने हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे डिसाइड करवाएगा कि एविडेंस ज़्यादा लेना है कि एविडेंस कम लेना है? तो 3 फैक्टर्स हैं, मटेरियलिटी, रोमम, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये 3 फैक्टर्स हैं जो मुझे बताएगा कि आपको एविडेंस ज़्यादा लेने चाहिए कि कम लेने चाहिए। पहला मटेरियलिटी, दूसरा रोमम, तीसरा साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, पहला शुरू कर रहा हूँ मटेरियलिटी। देखो, अगर आपने मटेरियलिटी कम सेट की है तो मतलब आपका एविडेंस से ज़्यादा होगा। रोमम मतलब रिस्क ज़्यादा है तो चेकिंग ज़्यादा होगी, एविडेंस से ज़्यादा होंगे। रिस्क कम है, चेकिंग कम होगी, एविडेंसेस कम होंगे। साइज़ तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, तो चेकिंग ज़्यादा, एविडेंस ज़्यादा। साइज़ छोटी है तो चेकिंग कम, एविडेंस कम। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि पॉपुलेशन कैसा है, होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है। पॉपुलेशन होमोजेनस है मतलब वेरिएबिलिटी कम होगी, रिस्क कम होगा। रिस्क कम होगा, चेकिंग कम करेंगे, एविडेंसेस कम मिलेंगे। हेट्रोजेनस है, वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, चेकिंग ज़्यादा करेंगे तो एविडेंसेस भी हमें ज़्यादा मिलेंगे। बाकी मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स आपको पहले ही समझा दिया है। 2 तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, रैप और फैप। 2 तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, रैप और फैप। फैप में फर्दर 2 होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है और एनालिटिकल प्रोसीजर आता है। ऑडिट प्रोसीजर्स 2 तरीके के होते हैं, रैप और फैप। रैप होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फैप होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फैप में फर्दर 2 चीज़ आती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में फर्दर 2 चीज़ आती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अच्छा, देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम लोग 315 पढ़ रहे थे तो उस केस में हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जब करते हैं तो बेसिकली 4 प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन,
इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्लाइंट का, जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाते हैं, तो हम बेसिक 4 प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं: इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बट ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ऑडिट में सिर्फ यही 4 प्रोसीजर्स होते हैं, नहीं, टोटल आपके ऑडिट में 7 प्रोसीजर्स हैं। 3 एक्स्ट्रा क्या है? रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इंस्पेक्शन आप लोग को पता है, इंक्वायरी पता है, ऑब्जर्वेशन पता है, और बाकी मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर का तो अलग से स्टैंडर्ड ही बना रखा है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बेसिकली क्या होता है ना कि आप जैसे मान लीजिए क्लाइंट के बैलेंस शीट पे लिखा है डेटर और अमाउंट लिखा है 5 लाख, तो हम डेटर से कंफर्म करते हैं क्या आपको एक्चुअली 5 लाख रुपए पे करना है कि नहीं करना है। या बैलेंस शीट में लिखा है लोन फ्रॉम बैंक 50 लाख रुपए, तो हम बैंक से कंफर्म करेंगे क्या उन्होंने सच में कोई असिस्टेंस दिया है क्या। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंफर्मेशन। रिकैलकुलेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, अमोर्टाइजेशन का कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम उनके कैलकुलेशन को चेक कर रहे होते हैं। रीपरफॉर्मेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा, हम अपने एंड से उस प्रोसीजर को दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए कुछ प्रोसीजर्स लगाया होगा, तो हम अपने एंड से दोबारा प्रोसीजर लगा के चेक कर रहे हैं कि क्या उतना ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को बोलते हैं रीपरफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर असर्शंस क्या होते हैं। तो असर्शंस रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो मैनेजमेंट देता है। असर्शंस एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो असर्शंस आर द रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय मैनेजमेंट दैट आर एम्बोडाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो असर्शंस क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो मैनेजमेंट देता है, दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होता है। तो असर्शन 4 तरीके के हो सकते हैं: एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नेगेटिव, पॉजिटिव। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नेगेटिव, पॉजिटिव, चारों समझा रहा हूं, सुनिएगा। पहला शुरू कर रहा हूं इम्प्लिसिट असर्शन। इम्प्लिसिट का मतलब है कि मैनेजमेंट कुछ बोल नहीं रहा है, हम ऐसा समझ रहे हैं, हमारा ऐसा एजम्पशन है। किसका? यूजर्स का। यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ बोल नहीं रहा है, जहाँ पे ये हमारा इम्प्लाइड एजम्पशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट में लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 25 लाख रुपए। मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट बनवाई और उसमें लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 25 लाख रुपए, और कुछ नहीं लिखा, नोट्स वगैरह में कुछ नहीं लिखा। तो एक इम्प्लाइड एजम्पशन क्या जाएगा? इम्प्लाइड एजम्पशन ये जाएगा कि कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, कंपनी के पास सारा मालिकाना हक है, ये 25 लाख का वैल्यूएशन ठीक है, इसका कैटेगराइजेशन एकदम ठीक है। तो ये सारे इम्प्लाइड असम्पशंस जाएंगे, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट असर्शंस। एक्सप्लिसिट क्या होता है? मान लीजिए क्लाइंट ने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा बैलेंस शीट में 25 लाख रुपए, बट नीचे एक नोट दे दिया कि ये लैंड और बिल्डिंग मॉर्टगेज्ड है, ये लैंड और बिल्डिंग मॉर्टगेज्ड है। अब जैसे ही यूज़र इसको पढ़ेगा तो यूज़र को पता चल जाएगा कि ये लैंड और बिल्डिंग कहीं गिरवी रखी गई है। मतलब मालिकाना हक कंपनी के पास है, बट अगर कंपनी लोन को रिपे नहीं करेगी तो मालिकाना हक चला जाएगा। अगर कंपनी लोन को रिपे नहीं करेगी, सिंस मॉर्टगेज्ड है ना, तो अगर हम लोन को रिपे नहीं करेंगे तो मेरा मालिकाना हक चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट असर्शंस। नेगेटिव असर्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव असर्शंस मतलब जहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजमेंट कुछ अलग से लिख देता है कि हमारे कंपनी में या इस पूरे साल में कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं थी।
तो ऐसे नोट पे लिख देगा नो कंटीजेंट लायबिलिटी, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव असर्शंस। पॉजिटिव असर्शंस मतलब जो हम बेसिकली फील करते हैं, पॉजिटिव कि मतलब लैंड बिल्डिंग है तो हमको दिख रहा है लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव असर्शंस। तो बस यही 4 तरीके के असर्शंस होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। नेगेटिव मतलब कोई चीज़ नेगेटिव है, नो, नथिंग, ठीक है, तो मतलब हमारे पास कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, हमारे पास लैंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो ये नेगेटिव असर्शंस है। पॉजिटिव मतलब लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव असर्शंस होते हैं। इम्प्लिसिट जो इम्प्लाइड एजम्पशंस होते हैं, एक्सप्लिसिट जो मैनेजमेंट हमें बताता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट असर्शंस। अब असर्शंस बैलेंस शीट आइटम्स के अलग हो सकते हैं और P&L आइटम्स के अलग हो सकते हैं। बैलेंस शीट आइटम्स के क्या क्या असर्शंस होते हैं, एक्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। P&L आइटम के क्या क्या होते हैं, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। P&L आइटम के क्या क्या असर्शंस होते हैं, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। बैलेंस शीट आइटम के क्या क्या असर्शंस होते हैं, एक्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। अकरेंस का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन अकर हुआ था और वो क्लाइंट को रिलेट करता है, वो ट्रांजैक्शन अकर हुआ था और वो ट्रांजैक्शन क्लाइंट को रिलेट करता है। कंप्लीटनेस मतलब हर तरीके से वो रिकॉर्डेड है, कुछ भी मिसिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। एक्यूरेसी सही अमाउंट में रिकॉर्डेड है। कट ऑफ सही पीरियड में रिकॉर्डेड है, मतलब इस साल का इसी साल रिकॉर्डेड है, अगले साल का अगले साल रिकॉर्ड होगा। क्लासिफिकेशन मतलब तो क्लासिफिकेशन ठीक से हुआ है, एसेट, लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, मतलब क्लासिफिकेशन ठीक से हुआ है। बैलेंस शीट में पहला असर्शन है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो एसेट या लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स होता है एसेट पे, ऑब्लिगेशन होता है लायबिलिटी पे। कंप्लीटनेस मतलब डिटेल पूरी कंप्लीट है, कोई मिसिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई मिसिंग एसेट नहीं है, कोई मिसिंग लायबिलिटी नहीं है। वैल्यूएशन मतलब उसका अमाउंट ठीक है, उसका वैल्यूएशन ठीक से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बुक में आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। अच्छा, अब मैं कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट ट्रेल। देखिए ऑडिट ट्रेल का क्या मतलब होता है, ये एक डॉक्यूमेंट्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने परचेज़ की है, तो हम बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं। बैकवर्ड मूवमेंट मतलब आपने परचेज़ की है तो मतलब आपने परचेज़ ऑर्डर भेजा होगा, ठीक है, फिर आपके पास ऑर्डर आया होगा तो गोडाउन कीपर ने GRN इशू किया होगा, गुड्स रिसीव नोट इशू किया होगा। फिर परचेज़ ऑर्डर के पहले आपने कोटेशन मंगाया होगा, उसका क्वालिटी चेकिंग किया होगा, तो हम बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं। इसी बैकवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। और अगर किसी ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल नहीं मिलता है तो हम मान के चलते हैं कि वो ट्रांजैक्शन डमी था, फेक था। देखिए प्रॉपर परचेज करने का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टेंडर मंगाते हैं, कोटेशंस मंगाते हैं, फिर कोटेशंस को एवेल्युएट करते हैं प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, फिर एक कोटेशन को फाइनल करते हैं, उसके बाद परचेज ऑर्डर देते हैं, फिर वहाँ से गुड्स आता है गोडाउन में, तो गोडाउन कीपर GRN गुड्स रिसीव नोट इशू करता है। तो ये सारा प्रोसीजर है। आप अगर टैली ERP आप लोगों ने यूज़ किया है तो टैली ERP पे भी आजकल ऑडिट ट्रेल का फीचर आ गया है। टैली ERP में भी ऑडिट ट्रेल का फीचर आ गया है। कैसे, अब आजकल क्या होता है टैली ERP पे, पहले क्या होता था ना, आप एंट्री डिलीट कर दो, करेक्ट कर दो, कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है, अगर कोई एंट्री डिलीट हो रही है तो एक लॉग मेंटेन हो जाएगा कि ये एंट्री इतने बजे डिलीट हुई थी, या कोई एंट्री आप करेक्ट भी करते हो तो वो भी लॉग मेंटेन हो जाएगा कि ये एंट्री इस दिन करेक्ट हुई थी, मॉडिफाई हुई थी, किसने मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। तो ऑडिट ट्रेल बहुत बहुत काम की चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे ऑडिट में, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर उसके बाद आपके कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। जैसे सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग, तो इसमें 100% चेकिंग है, स्पेसिफिक आइटम्स है, ऑडिट सैम्पलिंग है। तो ये
चेकिंग करने के तरीके हैं, या तो हम पूरा 100% डेटा चेक कर लें, या कुछ स्पेसिफिक डेटा चेक कर लें, या सैम्पलिंग कर लें। तो ये बस रीड कर लीजिएगा। अच्छा, एक टॉपिक है इनकंसिस्टेंसी ओवर रिलायबिलिटी ऑफ वॉलिड एविडेंस। जैसे मान लीजिए हमें पहले हमें कोई एविडेंस मिला था किसी दूसरे सोर्स से, बाद में हमें किसी दूसरे सोर्स से एविडेंस मिला जो पहले एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पहले इंक्वायरी किया था मैनेजमेंट के साथ कि सर आपने कोई आरपीडी ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है, तो उन्होंने बोला नहीं किया है। जब बाद में हमने चेक किया तो बाद में हमें पता चला कि आरपीडी ट्रांजैक्शन हुआ है। इंस्पेक्शन किया था तो मुझे पता चला कि आरपीडी ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे एक एविडेंस दूसरे एविडेंस के साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे के अंदर फिर आप देखोगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स हमें और लगाना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ाना चाहिए। फिर आप क्लाइंट के इंटेग्रिटी को भी रीअसेस करोगे, अपनी मटेरियलिटी को भी रीअसेस करोगे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, फिर आपका ठीक है, तो बस इतना ही था आपका ऐसे 500 में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो ऑडियो बनेगा वो बनेगा 610। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑडियो बनेगा वो बनेगा ऐसे 610। तो 500 में इतना ही था। ठीक है, मैंने सारा एरिया कवर कर लिया है। आप 2-3 बार सुन लेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी इतना ही रखना है। होपफुली आपने रिटेन किया होगा, आपको चीज़ें याद आई होंगी। चलिए, और अच्छा लगे यार तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ। चलिए, थैंक यू।